गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप सबको उत्तराखंड के सबसे लोकप्रिय ट्रैक पे लेके चलने वाली हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ केदारकांठा की, जिसकी ऊंचाई लगभग 12,500 फीट है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि इतनी ऊंचाई से नज़ारे कैसे दिखते होंगे और क्यों ये ट्रैक इतना ज़्यादा पॉपुलर है। और ये ट्रैक उन लोगों के लिए स्पेशली बहुत बेहतरीन ट्रैक है जो लोग पहली बार ट्रैकिंग कर रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक कभी भी ट्रैकिंग नहीं की है और आप ट्रैकिंग करना चाहते हैं तो आपको ये ट्रैक ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस ट्रैक को करते समय आपको शिखर और बर्फ से ढकी हुई चोटियों के बेहतरीन नज़ारे देखने को मिलेंगे। और इस ट्रैक का रास्ता घने जंगलों के बीच से होता हुआ जाता है। तो यहाँ के व्यूज़ इतने ज़्यादा खूबसूरत होते हैं जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता है। ये आपको खुद ही यहाँ आकर अनुभव करना होगा। एंड गाइज, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये ट्रैक ना तो बहुत ज़्यादा इजी है, ना ही बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो इसे हर कोई कर सकता है, बशर्ते आपको चलने फिरने में या फिर आपके घुटनों में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि यहाँ पे 12,500 फीट तक पहुँचने के लिए डेफिनेटली आपको चढ़ाई तो काफ़ी चढ़नी पड़ेगी। लेकिन आप इस चढ़ाई की पूरी थकान को भूल जाएंगे जैसे ही आप केदारकांठा पीक पर पहुंचेंगे, क्योंकि ऊपरी हिमालय के करीब आते ही नज़ारे ऐसे हो जाते हैं जैसे मानो दुनिया ही बदल गई हो। आपको यहाँ बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ों और जंगलों का 360 डिग्री व्यू साफ दिखाई देता है। सो गाइज, अगर आप भी केदारकांठा ट्रैक पे जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए परफेक्ट होने वाली है, क्योंकि इस एक ही वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दे दूंगी, जैसे कि आपको वहाँ तक कैसे पहुँचना है, वहाँ पे आपको कैंपिंग कहाँ करनी है, खाने पीने की वहाँ क्या सुविधा मिलने वाली है, इस ट्रैक को कंप्लीट करने में आपको कितने दिन का समय लगेगा, और आपको ये ट्रैकिंग खुद से करनी चाहिए या फिर किसी ट्रैकिंग एजेंसी के थ्रू आपको जाना चाहिए, और कौन सा सबसे बेस्ट टाइम रहेगा इस ट्रैक को करने के लिए। इस सब के साथ वीडियो के एंड में आपको ये भी बताऊंगी कि इस ट्रैक को करने में आपका कुल खर्चा कितना आ जाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि मैं आप सबके लिए यात्रा संबंधी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आती रहती हूँ। तो चलिए अब जल्दी से स्टार्ट करती हूँ वीडियो को, और सबसे पहले आपको बताती हूँ कि आपको यहाँ तक पहुँचना कैसे है। सो गाइज, आप फ्लाइट, ट्रेन या बस के माध्यम से देहरादून तक आ सकते हैं, और देहरादून से आगे की यात्रा आपकी टैक्सी या बस से ही पूरी हो पाएगी। तो अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो यहाँ का निकटतम हवाई अड्डा देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है, जो कि देश के सभी प्रमुख शहरों से बहुत अच्छी तरह से कनेक्टेड है। तो आपको अपने शहर से देहरादून तक के लिए फ़्लाइट लेनी होगी, और एयरपोर्ट पे उतरने के बाद आगे की यात्रा आपको किस तरह से करनी है ये आगे इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। एंड गाइज, अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो भी आपको देहरादून रेलवे स्टेशन पे आना होगा, लेकिन इन केस आपको आपके शहर से देहरादून रेलवे स्टेशन तक के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है, उस केस में आप हरिद्वार या ऋषिकेश रेलवे स्टेशन आ सकते हैं, और वहाँ से फिर आपको देहरादून पहुँचना होगा। और अगर आप बस से आ रहे हैं तो दिल्ली और आसपास के शहरों से आपको देहरादून तक के लिए डायरेक्ट बस मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप अपनी खुद की गाड़ी से आना चाहते हैं तो आप वो भी आ सकते हैं। आपको देहरादून होते हुए सांकरी पहुँचना होगा। चलिए दोस्तों, अब आपको ये बता देती हूँ कि फ़्लाइट, ट्रेन या बस के माध्यम से देहरादून पहुँचने के बाद आपको आगे का सफ़र किस तरह से करना है। सो गाइज़, आपको यहाँ देहरादून रेलवे स्टेशन के पास ही बस स्टैंड देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ से सांकरी तक के लिए बस पकड़नी है, और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि देहरादून से सांकरी तक के लिए सिर्फ 3 ही बसेस अवेलेबल रहती हैं यहाँ पे, जो कि सुबह के 6 बजे से सुबह के 8 बजे तक के बीच ही मिलती हैं। तो आपको इस तरह से कोशिश करके देहरादून पहुंचना है कि आपकी ये बसेस मिस ना हो, आप वहां टाइमली पहुंच के सांकरी तक के लिए बस ले सकें। और देहरादून से सांकरी तक का जो डिस्टेंस है वो लगभग 200 किलोमीटर का है, जिसके लिए बस वाले आपसे 350 से 400 रुपये प्रति व्यक्ति तक चार्ज करेंगे, और आपको 9 से 10 घंटे में सांकरी पहुँचा देंगे। इसके अलावा जो आपके पास दूसरा विकल्प है वो है टैक्सी का, लेकिन वो आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, क्योंकि अगर आप टैक्सी बुक करके जाते हैं तो इसके लिए टैक्सी वाले आपसे 6,000 से 7,000 रुपये तक चार्ज करेंगे और आपको सांकरी पहुंचा देंगे। और अगर आप ट्रैकिंग एजेंसी के साथ ट्रैक करते हैं तो आपको किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग खुद ही सारा अरेंजमेंट करेंगे और आपको देहरादून से पिक करके सांकरी तक पहुँचाएँगे। एंड गाइज, अब आपको बता देती हूँ कि अगर आप किसी ट्रैकिंग एजेंसी के थ्रू बुकिंग करा के नहीं जा रहे हैं, आप डायरेक्टली खुद से जाकर इस ट्रैक को करना चाहते हैं, तो आप ये ट्रैक किस तरह से कर सकते हैं। तो इस केस में भी दोस्तों आपको एक गाइड तो बुक करना ही पड़ेगा। बिना गाइड के आप इस ट्रैक को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो आपको यहाँ सांकरी से ही गाइड बुक करना है, जो कि आपको ऊपर ले जाकर ट्रैक कंप्लीट करवाएगा और उसके बाद वापस आपको सांकरी तक लेके आएगा।
जिसके लिए वो आपसे 2,500 से 3,000 रुपये तक चार्ज करेगा। लेकिन ये कॉस्ट बढ़ भी सकती है अगर आप पीक टूरिस्ट सीज़न के टाइम पे आ रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, सांकरी में एंटर करने से पहले आपको फॉरेस्ट परमिट की ज़रूरत होती है। तो ये परमिट आप सांकरी गांव के पहले ही गोविंद पशु नेशनल पार्क आता है, वहाँ पर एक चेक पोस्ट बना हुआ है, आपको ये परमिट वहाँ से बनवाना होगा। इस फॉरेस्ट परमिट की कॉस्ट 150 रुपये है। इसके अलावा यहाँ पे आपको अपना ID प्रूफ भी दिखाना होगा। तो आप अपना यहाँ पे ID प्रूफ दिखाकर इस फॉरेस्ट परमिट को आराम से ले सकते हैं। और ये फॉरेस्ट परमिट आपको सांकरी गांव में एंटर करने से पहले दिखाना होता है और एक छोटा सा फॉर्म फिल करना होता है। चलिए दोस्तों, अब सांकरी पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको अपने रहने के लिए एक जगह देखनी है, क्योंकि उस दिन आपको यहीं सांकरी में स्टे करना है। तो यहाँ सांकरी में आपको होटल्स और होम स्टे दोनों के ही ऑप्शंस मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आपको सांकरी में होटल्स ढूंढने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये एक छोटा सा गांव है और यहाँ पे होटल्स काफ़ी कम है। तो हो सकता है अगर आप पीक टूरिस्ट सीज़न के टाइम पे यहाँ पे आएँ तो आपको होटल्स यहाँ पे ईजिली अवेलेबल ना मिले। लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारे होम स्टे बने हुए हैं, तो आप उनमें भी स्टे कर सकते हैं। ये आपको खाना वगैरह भी प्रोवाइड करा देते हैं। और इनके कॉस्ट की अगर हम बात करें तो होम स्टे आपको यहाँ पे 500-600 तक के बीच मिल जाएंगे। वहीं अगर आप होटल प्रेफर करते हैं तो उसकी कॉस्ट आपको 1,000 से स्टार्टिंग करके 1,500-2,000 तक के बीच पड़ जाएगी। एंड गाइस, ये सारी डिटेल्स देने के बाद यहाँ पे मेरा एक छोटा सा सजेशन आपको ये रहेगा कि बेटर ऑप्शन ये रहेगा कि आप किसी ट्रैकिंग एजेंसी के थ्रू ही टूर बुक करा के आइए। इससे आपको किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस केस में ये सारी अरेंजमेंट ट्रैकिंग एजेंसीज खुद करते हैं। आपको देहरादून से पिक करना, फॉरेस्ट परमिट, सांकरी में होटल, खाना पीना, ट्रैकिंग इक्विपमेंट, टेंट और गाइड वगैरह ये सभी खुद अरेंज करते हैं। तो आपको बस रिलैक्स होकर अपनी ट्रिप एंजॉय करनी है। तो चलिए अब जल्दी से आपको बताती हूँ कि आपको अपनी ये ट्रिप किस तरह से करनी है। सो गाइज़, देहरादून से सांकरी पहुँचने में आपको शाम हो जाएगी और उस दिन आपको यहीं पे होटल लेके स्टे कर लेना है। शाम के टाइम आप चाहें तो यहाँ सांकरी की लोकल मार्केट को एक्सप्लोर कर सकते हैं और इस दौरान आप अपने लिए एक ऑथराइज्ड गाइड भी ढूंढ सकते हैं, जो कि आपका ये ट्रैक कंप्लीट करवाएगा अगर आप खुद से ट्रैवल कर रहे हैं तो। इसके अलावा आप यहाँ से अपने लिए ट्रैकिंग इक्विपमेंट्स भी देख सकते हैं, जैसे कि हैंड ग्लव्स, ट्रैकिंग स्टिक, हेड टॉर्च, ट्रैक बॉल, ट्रैकिंग शूज़ और ट्रैकिंग बैग वगैरह। ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे रेंट पे भी मिल जाएंगी और अगर आप चाहें तो आप खरीद भी सकते हैं। लेकिन गाइज़, यहाँ पे मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप एक अच्छी क्वालिटी के ट्रैकिंग शूज़ पहले से ही अपने साथ लेकर आइए और यहाँ पे बाकी चीज़ें आप रेंट पे ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्रैकिंग एजेंसी के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको इन चीज़ों की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको ट्रैकिंग एजेंसीज ही प्रोवाइड कराएंगी। आपको अपने साथ सिर्फ ट्रैकिंग शूज़ लेके आने हैं और शाम के टाइम आपके ट्रैक लीडर आपको ब्रीफिंग देंगे, जिसमें वो आपको ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस देंगे कि आपको ट्रैक के दौरान क्या क्या चीज़ें करनी है और क्या क्या नहीं करनी है। और नेक्स्ट डे सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद आपको ट्रैकिंग स्टार्ट करनी है और आपकी ट्रैकिंग का पहला चेक पॉइंट होगा जूडा का ताल, जो कि सांकरी से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये ट्रैक पूरा पाइन और देवदार के जंगलों के बीच से होता हुआ जाता है, जिसमें कुछ जगहों पे आपको बिल्कुल खड़ी चढ़ाई देखने को मिलेगी, क्योंकि जूडा का तालाब करीब 9,100 फीट की ऊंचाई पर है। और आपको अपने फिटनेस लेवल के आधार पर इस ट्रैक को कंप्लीट करने में लगभग 3 से 4 घंटे का समय लगेगा। एंड बिलीव मी गाइज, इस ट्रैक के नज़ारे इतने ज़्यादा खूबसूरत हैं कि आप डेफिनेटली इसे एंजॉय करने वाले हैं। और जूडा का तालाब पहुंचने के बाद आपको यहाँ कैंप साइट पे ले जाकर अलग अलग टेंट्स अलॉट कर दिए जाएंगे। आपको इन्हीं टेंट्स में उस दिन रुकना है और आपके खाने पीने की व्यवस्था भी यहाँ ट्रैकिंग एजेंसी वाले ही आपको प्रोवाइड करेंगे। आप शाम के टाइम यहाँ बोनफायर का मज़ा ले सकते हैं और अगर आप ग्रुप में आ रहे हैं तो यहाँ पे आप और भी डिफरेंट गेम्स खेल सकते हैं। इसके अलावा रात में आप तारों से भरे आसमान के खूबसूरत नज़ारे भी यहाँ देख सकते हैं। तो उस दिन आपको रात में यहीं पे स्टे कर लेना है और नेक्स्ट डे आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के यहाँ का सनराइज़ ज़रूर देखना चाहिए, वो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। एंड इसके बाद गाइस, ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद आपको अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट करनी है और जूडा के तालाब से आपको ट्रैकिंग करते हुए केदारकांठा बेस कैंप तक जाना है, जो कि लगभग 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। लेकिन आपको ये 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में करीब 5 से 6 घंटे का समय लग सकता है, क्योंकि केदारकांठा बेस कैंप लगभग 11,200 फीट की ऊंचाई पर है। तो आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा सर्दियों के टाइम पे यहाँ काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ भी रहती है, तो बर्फ़ में आपको थोड़ा संभल कर चलना होता है, जिसकी वजह से आपको टाइम लग सकता है। लेकिन दोस्तों, आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे यहाँ के नज़ारे और भी ज़्यादा खूबसूरत होते जाएंगे, क्योंकि ये पूरा रास्ता घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच से होके गुजरता है।
एंड गाइस यहाँ केदारकांठा बेस कैंप पहुँचने के बाद आपको यहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको बर्फ़ से ढकी हुई चोटियों के बीच खूबसूरत पाइन के जंगल बहुत ही शानदार लगेंगे। तो आपको उस दिन यहीं पे स्टे करना है और आप यहाँ पे कुछ गेम्स और फन एक्टिविटीज़ वगैरह एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद शाम के टाइम आपको इंस्ट्रक्शंस और ब्रीफिंग दी जाएगी नेक्स्ट डे की ट्रैकिंग के लिए, क्योंकि नेक्स्ट डे की ट्रैकिंग आपकी थोड़ी डिफ़िकल्ट होने वाली है। आपको 11,200 फीट की ऊंचाई से 12,500 फीट की ऊंचाई पर जाना है। तो आपको रात में जल्दी ही डिनर वगैरह करके सो जाना है, क्योंकि नेक्स्ट डे की आपकी जो ट्रैकिंग होगी वो रात के 2-3 बजे से ही स्टार्ट हो जाएगी, ताकि आप केदारकांठा पीक पर सनराइज़ होने से पहले ही पहुँच जाएँ, जिससे आप वहाँ के खूबसूरत सूर्योदय का नज़ारा देख सकें। और केदारकांठा बेस कैंप से केदारकांठा पीक तक की जो दूरी है वो लगभग 6 किलोमीटर की है। एंड गाइस यहाँ पे चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो आपको अपना लगेज वगैरह यहीं टेंट में छोड़ देना है। आपको सिर्फ रास्ते के लिए ज़रूरी सामान ले लेने हैं और बाकी चीज़ें आप यहीं पे छोड़ दीजिए। और दोस्तों यहाँ रात के 2-3 बजे जिस समय आपको ट्रैकिंग स्टार्ट करनी है अपनी, उस टाइम यहाँ पे ठंड काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो आपको खुद को गर्म कपड़ों से अच्छी तरह से पैक कर लेना है, वरना अगर आपको हाइपोथर्मिया हो गया तो उसके कारण आपकी जान भी जा सकती है। तो इस चीज़ में आपको लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है। और यहाँ से ट्रैकिंग करते हुए जब आप ऊपर जाएंगे तो केदारकांठा शिखर से आपको सफ़ेद और गहरे नीले बादलों को एक साथ बहुत ही पास से देख सकते हैं। ये नज़ारा सच में आपको मंत्रमुग्ध कर देगा और इस नज़ारे को अपने कैमरे में कैप्चर करने से आपको बिल्कुल भी नहीं चूकना चाहिए। इसके अलावा आपको इस शिखर से हिमालय पर्वतमाला का भी एक 360 डिग्री व्यू मिलेगा, जो कि आपको बेहद खूबसूरत लगने वाला है। और आप यहाँ से कुछ खूबसूरत माउंटेन पीक्स के नज़ारे भी देख सकते हैं, जैसे कि गंगोत्री पीक, स्वर्गारोहिणी, बंदरपूंछ, किन्नर कैलाश वगैरह। तो आप अपना समय लें, यहाँ पे कुछ देर आराम करें और इस जगह की नेचुरल और सीनिक ब्यूटी को एंजॉय करने के बाद आपको वापस केदारकांठा बेस कैंप जाना है, जहाँ से आपको अपना लगेज पिक करना है और इसके बाद आपको यहाँ से हरगांव जाना है, जो कि आपका पूरा 9 किलोमीटर का ट्रैक हो जाएगा। लेकिन इसे कवर करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हमें ऊपर चढ़ने में जितना समय लगता है नीचे उतरते समय उसका आधा ही समय लगता है। और हरगांव में दोस्तों आप 9,050 फीट की ऊंचाई पर होंगे। आपको उस दिन वहीं पे स्टे कर लेना है। यहाँ पे आप बोन फायर वगैरह एंजॉय करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट डे सुबह अर्ली मॉर्निंग नाश्ता वगैरह करने के बाद आपको अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट करनी है और वापस सांकरी गांव आ जाना है, जिसमें आपको लगभग 3 घंटे का समय लगेगा। और सांकरी पहुंचने के बाद वहां से आपको आपकी ट्रैकिंग एजेंसी वापस देहरादून छोड़ देगी, जिसमें करीब 9 से 10 घंटे का समय लगेगा। एंड गाइज अब जल्दी से आपको कुछ ज़रूरी टिप्स दे देती हूँ। तो सबसे पहली टिप तो ये रहेगी कि आपको यहाँ किसी भी तरह का लैपटॉप या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेके आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क्स बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। तो इनको ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप फालतू में ही अपने लगेज का वेट बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सांकरी गांव से लगभग 50 किलोमीटर पहले ही सारे नेटवर्क्स चले जाते हैं। कोई भी नेटवर्क यहाँ काम नहीं करता है। और सच पूछिए तो आपको यहाँ पे मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ मोबाइल और लैपटॉप के बाहर की दुनिया ज़्यादा खूबसूरत है। तो आपको यहाँ पे 4 से 5 दिन बिना लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन के बिताने हैं, जो कि आपकी लाइफ के बेहतरीन मोमेंट्स होने वाले हैं। और दोस्तों जो मेरी दूसरी टिप है वो ये रहेगी कि यहाँ के लिए आपको पर्याप्त कैश वगैरह लेके आना है, क्योंकि यहाँ पे एटीएम की फैसिलिटी आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। लास्ट आप जहाँ एटीएम यूज़ कर सकते हैं वो है देहरादून। एंड गाइस अब आ जाता है सबसे बड़ा सवाल कि आपको यहाँ के लिए कितने दिन का ट्रिप प्लान करना चाहिए और कौन सा सबसे बेस्ट टाइम रहेगा विजिट करने के लिए। तो गाइस इस ट्रिप में आपको लगभग 5 दिन का समय लगेगा, और ये 5 दिन मैं देहरादून से आपकी जब ट्रिप स्टार्ट होती है तब से लेकर वापस देहरादून लौटने तक का बता रही हूँ। आपको आपके शहर से देहरादून पहुँचने में या देहरादून से वापस आपके शहर जाने में जो समय लगेगा वो इसमें आपको अलग से ऐड करना होगा। और यहाँ विज़िट करने का जो सबसे अच्छा समय माना जाता है वो सर्दियों के टाइम का माना जाता है, क्योंकि उस समय ये पूरी जगह बर्फ़ की चादर से ढक जाती है, जिसकी वजह से इस जगह की खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन गाइज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि सर्दियों के टाइम पे जिस टाइम यहाँ बर्फ़ पड़ रही होती है उस टाइम यहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है। उस टाइम यहाँ पे रात का टेम्परेचर लगभग -10 तक चला जाता है। तो अगर आप इतनी ज़्यादा ठंड नहीं झेल सकते हैं तो आपको यहाँ पे स्नोफॉल के टाइम पे आना अवॉइड करना चाहिए। इस केस में आप यहाँ पे अक्टूबर-नवंबर के टाइम पे आ सकते हैं, क्योंकि उस टाइम भी यहाँ का मौसम काफ़ी ठंडा होता है, लेकिन उस टाइम आपको यहाँ पे स्नोफॉल देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन गाइस अगर आप यहाँ स्नोफॉल एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको अपनी ट्रिप दिसंबर एंड से जनवरी तक के बीच प्लान करनी चाहिए। और बात करें अगर हम बजट की, तो केदारकांठा के इस ट्रैक को अगर आप ट्रैकिंग एजेंसी के थ्रू करते हैं
तो उनके पैकेज की कॉस्ट आपको 7 से 8 हज़ार रुपये प्रति व्यक्ति तक पड़ जाएगी। और इस बजट में मैंने आप जिस भी शहर से आ रहे हैं वहाँ से देहरादून तक का फ्लाइट, ट्रेन या बस के टिकट का किराया इंक्लूड नहीं किया है, वो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। इस बजट में मैंने सिर्फ ट्रैकिंग एजेंसी के पैकेज की कॉस्ट इंक्लूड की है, जिसमें आपका सब कुछ इंक्लूडेड होगा। इस कॉस्ट में वो आपको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। एंड गाइस, अगर आप फर्स्ट टाइम ऐसी कोई ट्रैकिंग करने जा रहे हैं तो आप प्लीज़ पैकेज लेकर ही जाइएगा, इससे आपको वहाँ पे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप एक्सपीरियंस भी हैं तो भी मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप पैकेज लेके जाइए, वरना आपको सांकरी के आगे खाने पीने की बहुत ज़्यादा समस्या होने वाली है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि आप अपनी केदारकांठा की ट्रिप कब प्लान कर रहे हैं। और अगर आपके मन में किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे मेरे फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करके वहाँ पे अपनी क्वेरीज डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। मैं वहाँ ज़रूर रिप्लाई करूँगी आपको। और मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज दोनों का ही लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। और मैं मिलूँगी जल्दी ही आप सबसे अगली वीडियो में एक और नई डेस्टिनेशन के साथ। Till then, stay happy, stay fit and keep traveling.